हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। 18 नवंबर वाले टेस्ट के सेकंड पार्ट का डिस्कशन लेके हाजिर है हम और क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि ऑन रोटेटिंग अ पॉइंट चार्ज हैविंग अ चार्ज छोटा q अराउंड बड़ा वाला चार्ज इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r द वर्क डन विल बी। देखिए ये चेक कर रहा है कि आपको ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये सब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसमें वर्क डन क्या होगा। तो कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं, ये जानना चाह रहा है ये। ठीक, तो यहां पे भी आर, कहीं भी गया तो आर, इधर भी गया तो आर। तो कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आप डिस्टेंस सेम रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगा, चाहे वो कहीं भी हो। डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम है। एक तो ये बात, और ये पाथ पे एक जगह से दूसरी जगह गए तो वर्क डन जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो दो बातें, एक तो ये रास्ता पे डिपेंड नहीं करेगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये आप एलोंग द पेरीमीटर लाए हैं तब, या कहीं से भी घूम के आए हैं तब, वर्क डन सेम होगा। एक तो बात ये, क्योंकि ये फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड है। अब ये यहाँ पे दूरी सेम है, इसलिए वर्क डन 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो वर्क डन 0 होगा। ठीक, तो दो बातें हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो वर्क डन इक्वल होगा किसी भी पाथ से आएंगे तो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो वर्क डन सेम है। और दूसरा ये कि 0 अगर है तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे 0 है क्योंकि वो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E and मास m is moving in a uniform magnetic field, its acceleration will be। ये बच्चों वाला सवाल हो गया। एक्सेलरेशन बराबर F by m। F क्या है, तो Q into E by m। क्वेश्चन नंबर 28। A proton is about इतना times heavier than an electron what when it is accelerated by a potential difference of 1 kilovolt its kinetic energy will be। देखिए कभी भी किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट करा देते हैं तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो QV होगा, और यही उसके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ले रहा है, प्रोटॉन ले रहा है और इलेक्ट्रॉन ले रहा है। चार्ज दोनों पे सेम है, चार्ज दोनों पे सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम लिया, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, ठीक है, दोनों में सेम होगा। तो कितना है, 1 किलो वोल्ट दे रहा है तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी Q की जगह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E ले लीजिए, और V तो 1 keV, यही एनर्जी रह जाएगा, काइनेटिक एनर्जी दोनों का। ठीक, क्योंकि वो तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मास पे क्या डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी। इसमें जो प्रोटॉन होगा उसका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बहुत धीरे चल रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स, ओह, ये कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, और ये बात मशहूर है, आप जानते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बस ध्यान रखिएगा ये कि ये दोनों प्लेट के लिए है, के वजह से है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट के वजह से E, तो दूसरे प्लेट की वजह से भी E, क्योंकि एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। ठीक है, इसलिए एक प्लेट की वजह से अगर पूछता तो सिग्मा बाई
टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हाफ, उसके हाफ हो जाता, दोनों का जोड़ के हाफ हाफ फुल हो जाएगा। ये क्वेश्चन में चारों कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज ले रखा है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज ले रहा है। ये सब क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसको इस प्लेन के परपेंडिकुलर खींच के छोड़ दे रहे हैं, तो खींच के छोड़ेंगे तो वो वापस खींच रहा होगा सेंटर की तरफ। अब अभी देखिए वो इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, ये वाला सेंटर पे जैसे खींचेंगे सब फोर्स वापस सेंटर की तरफ ले जाएगा, अपने मोमेंटम की वजह से वहां नहीं रुकेगा, अंदर चला जाएगा, मतलब ये आर पार ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, तो ऑसिलेशन होने लगेगा। 31 में क्यूब का के अंदर चार्ज छोटा क्यू रखा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वन ऑफ द फेसेस पूछ रहा है। चलिए, कितने फेसेस होते हैं क्यूब में? 6। क्यूब में कितने फेसेस? इनका फेस, नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स। साइड कितने? 12। तो 12 साइड्स, 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स। एनीवेज यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर जो चार्ज होगा उसकी वजह से फ्लक्स आप मैक्सवेल इक्वेशन से क्या लिखेंगे? तो E डॉट ए जो फ्लक्स है वो पूरे क्लोज्ड सरफेस पे क्या हो जाएगा? तो 1/ε0 चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज छोटा वाला क्यू दे रहा है, छोटा वाला क्यू दे रहा है, मतलब Q/ε0। ये जो फ्लक्स होगा ये चूंकि चार्ज सेंटर पे है तो ये इक्वली डिवाइडेड होगा सभी फेसेस पे, सभी फेसेस पे, ठीक। तो सारे फेस का मिला के Q/6, तो वन फेस के लिए Q/ε0 है, तो वन फेस के लिए जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा Q/6, जो भी फ्लक्स है डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। बराबर हिस्सा लग जाएगा सारे फेसेस में। बत्तीस में क्या दे रहा है? 3 फैराड कैपेसिटेंस दे रहा है। फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, ε0A/d। तो कुछ नहीं करना है, ये C दे दिया, C बराबर ε0A/d, और सिर्फ D दे रहा है, कैपेसिटेंस दे दिया, एरिया पूछ रहा है, ε0 का वैल्यू डालिए, एरिया निकल जाएगा। कंडक्टिंग स्फेयर, रेडियस दिया हुआ है, चार्ज उस पर दे दिया गया 10 माइक्रोकूलम। अनदर अनचार्ज स्फेयर, दूसरा अनचार्ज स्फेयर है 20 सेंटीमीटर का, इज अलाउड टू टच इट फॉर सम टाइम। स्फेयर एक दूसरे को टच करेगा तो सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, ठीक है, सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा। इसके लिए क्या होगा कि इस पे चार्ज अगर कैपिटल क्यू था, टच करा दिए तो ये सेम पोटेंशियल पे आने के लिए कुछ चार्ज इसको दे देगा। मान लीजिए कि वो छोटा वाला क्यू देगा तो इसमें से वो घट जाएगा और इस पे चढ़ जाएगा, ठीक, ये बात। आइए पहले वाला में दे रहा है 10 सेंटीमीटर रेडियस, आइए तो जो कैपेसिटेंस होता है स्फीयर का वो 4πε0 r होता है, ठीक। तो कैपेसिटेंस जो R1 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ, उस पर चार्ज जरा देखिए तो क्या होगा, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा तो इसको निकाल के यहाँ वैल्यू डाल देना होगा, ठीक। तो Q बराबर CV, ठीक, Q बराबर CV, Q दिया हुआ है कुछ, C रेडियस दिया हुआ है तो वो आ जाएगा, और V, तो इसलिए पोटेंशियल पहले लिख लीजिए, पोटेंशियल पहले लिख लीजिए, और वो Q/C हुआ।
तो Q दिया हुआ है जो अभी वो रहने दीजिए, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। C हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ये इसका अपना पोटेंशियल हुआ। ये कुछ निकालने के लिए ऐसा दे नहीं रहा है, जरूरत पड़ेगा तो आगे देखा जाएगा। अब आइए, जब चार्ज का लेना देना हो गया तो अब पोटेंशियल फिर से लिखिए Q बाई C। तो जो पोटेंशियल V डैश अब आएगा वो Q माइनस छोटा q, कैपेसिटेंस इज ए कांस्टेंट, वो तो सेम रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। और यही पोटेंशियल किसका होगा, उसका भी होगा, लेकिन उस पर चार्ज छोटा वाला q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, ये बात। अब आगे जो पूछ रहा है देखा जाए। then the surface density of charges on the spheres will be in the ratio। ठीक है, सरफेस डेंसिटी किस रेशियो में होगा, तो पहले चार्ज किस रेशियो में है डिवाइडेड बाई दोनों का अपना सरफेस एरिया दे देंगे। चार्ज किस एरिया का देखिए, ये पहले काटिए। R1 दिया हुआ है 10, R2 दिया हुआ है 20, दोनों सेंटीमीटर में है, हाँ बिल्कुल है। तो 10 20, तो बेसिकली Q माइनस Q बाई 10 बराबर छोटा q बाई 20। देखिए यहाँ पे तो 2q माइनस 2q इज इक्वल टू q, उधर ले जाइए 3q इज इक्वल टू 2q, इसलिए छोटा वाला q बराबर 2 कैपिटल Q बाई 3। छोटा वाला चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस पर कितना चार्ज बच गया वो लिख लीजिए, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर जो चार्ज आया यानी कि Q माइनस Q है 1 पे, डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर। उसी तरह से सिग्मा 2 छोटा वाला Q 4 पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए, इसका ही रेशियो पूछ रहा है ये। सरफेस डेंसिटी रेशियो चलिए निकाल लेते हैं। 4 पाई काटिए, Q माइनस Q क्या आएगा, तो 2/3 इधर, तो 1/3 उस पर बच जाएगा। तो Q/3 उस पर बच जाएगा Q माइनस Q। नीचे में R1 स्क्वायर, तो 10 10 100 हो गया। छोटा वाला Q कितना आया था, तो 2Q/3 आ गया, ठीक। और R2 स्क्वायर कितना होगा, तो 20 इंटू 20 400 बाई 3 है, काटिए, Q से Q काट दीजिए, ठीक। ऊपर में बच गया 400, नीचे में बच गया 200, मतलब 2/1 रेशियो आ रहा है, ठीक। 2:1 सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर्किट है, सर्किट में पूछ रहा है व्हाट इज द करंट इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ये तो, हाँ कुछ नहीं, ये सब सीरीज में है और जो आया वो इसके साथ पैरेलल में है। तो 2 तो 4 2 6 हो गया, और ये 2 हो गया, 6 दूना 12 डिवाइडेड बाई 6 2 8, कितना आया R इक्विवेलेंट, तो 1.5 आया। और करंट V/R, V कितना दिया है 3/1.5 बराबर 2 एम्पियर आंसर। A cell whose EMF is 2 volt and internal resistance is 0.1 ohm is connected with a resistance of 3.9 ohm. The voltage across the cell, ठीक है। कुछ सर्किट इस तरह का होगा, ये 0.1 और ये 3.9 ओम है, ठीक है। और सेल का ईएमएफ दे रहा है 2 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है सेल का, उसके अंदर आपको इंटरनल रेसिस्टेंस ले लेना है।
तो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है VT वो EMF माइनस IR होता है, टर्मिनल वोल्टेज। तो EMF दिया हुआ है 2 माइनस I कितना होगा, तो I हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस 3.9 प्लस 0.1 4 हो गया, तो I है V बाई R यानी कि 2 बाई 4 1/2 एम्पियर। ठीक, और 1/2 मल्टीप्लाइड बाई इंटरनल रेसिस्टेंस R 2 माइनस 1/20 40 माइनस 1/20 सो 39/20 39/20 ये पॉइंट में दे रहा है तो कर लीजिएगा, 2 से करेंगे तो 1, ठीक है। अच्छा 1.9 भी दो ऑप्शन दे रहा है, तो चलिए पूरा कर लीजिए। 1 बचा, 2 9 18 2 25 10 1.95 exactly the 1.95 is the correct answer in the shown circuit। नेक्स्ट वाला देखिए, what is the potential difference across A and B। ये देखिए, ये जो सर्किट दे रहा है इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई करंट भी नहीं है। ये देखिए ओपन है सर्किट, इस तरह से अगर फाँक दिख रहा हो, गैप दिख रहा हो, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और ऐसे को ओपन सर्किट कह देते हैं। आप ओपन सर्किट कह देते हैं, तो कोई करंट नहीं होगा, तो कोई करंट नहीं होगा तो ए का वही पोटेंशियल होगा जो ये वाले प्लेट का पोटेंशियल होगा, दिख रहा है, तो ए का यहाँ भी, बी का वही होगा जो यहाँ होगा, ठीक, वही पोटेंशियल होगा। अब हमसे ए का पोटेंशियल पूछेगा तो हम कह देंगे यहाँ वाला का पोटेंशियल, बस इतना कह के निकल लेंगे। हम गलती से भी ये नहीं कह देंगे कि ए का पोटेंशियल 20 है, क्योंकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, 20 वोल्ट का सेल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। हर प्लेट का अपना क्या होगा नहीं पता, दोनों के बीच डिफरेंस इतना होगा। आमतौर पे आप ले लेते हैं कि चलो ये 0 और 20 है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं है, ठीक है। ये 5 हो सकता था, तो इसको 25 होना होगा, क्योंकि डिफरेंस 20 मेंटेन करना है, ठीक है। ये -10 हो सकता था, तो ये +10 होगा। डिफरेंस 20 मेंटेन करना है, डिफरेंस मेंटेन करना है। एनीवेज, तो ये आपसे एग्जैक्ट पोटेंशियल पूछ नहीं रहा हो तो आप कमेंट नहीं कर सकते थे, ये भी डिफरेंस ही पूछ रहा है, तो वही हो जाएगा जो यहाँ है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। 37 वोल्टामीटर मेजर्स करंट ना वोल्टामीटर तो करंट मेजर ही नहीं करता है, ठीक। ये वोल्टामीटर क्या मेजर करता है भाई, सबसे पहले तो आपसे हम पूछेंगे कि वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टामीटर इज अनदर नेम ऑफ बैटरी, तो ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है। वोल्टामीटर क्या है कहिएगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये कुछ मेजर नहीं करता है, ठीक, तो गलत हो गया। रिलेटिव एरर विल बी स्मॉल मेजर फ्रॉम वोल्टामीटर, नहीं होगा ही नहीं, तो इसलिए दोनों वोल्टामीटर होगा ही नहीं, कुछ नहीं मेजर करेगा वो, तो दिया हुआ आंसर गलत है, करेक्ट कर लेंगे आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टिंग वायर विच कैरीज अ कांस्टेंट करंट इज 0। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टिंग वायर विच कैरीज अ कांस्टेंट करंट इज 0। हाँ देखिए, यहाँ पे भी कई वायर्स हैं, आप जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे भी कई वायर्स होगा इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें करंट जा रहा है, ठीक है। अगर वायर ऐसा है या जैसा भी है तो करंट जा रहा है, करंट अगर राइट को जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट को जा रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ इंटर कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहाँ से निकल भी रहा है। ये वायर पहले भी न्यूट्रल था और अभी भी न्यूट्रल है,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थे। ये तो मटेरियल था, फॉर एग्जांपल आयरन था, कॉपर था, कुछ भी था, ठीक। तो ये न्यूट्रल है, वायर न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज ऑन कंडक्टिव वायर 0। हाँ हाँ हाँ, दैट इज द एक्सप्लेनेशन। 39 में कह रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इज 0। हाँ, यही तो डेफिनेशन है। द सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखिए ठीक है, आप इलेक्ट्रिक पावर ऐसे कंडक्टर से आप करेंगे तो मिनिमम एनर्जी का लॉस होगा, ये करेक्ट है। लेकिन इसको यूज कहाँ किया जाता है? सुपर कंडक्टर ऐसे नहीं कि आप मार्केट में गए, सुपर कंडक्टर खरीद लाए और उससे काम करने लगे, अपना पावर ट्रांसमिशन करा रहे हैं या पोल पे लगा दिए सुपर कंडक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। सुपर कंडक्टर कुछ स्पेशल सर्किट्स में ऐसी चीजें की गई हैं, वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में पहले भी था, आज भी है और वैसे ही चल रहा है अभी, ठीक है। एनीवेज, तब भी कहेगा कि ये स्टेटमेंट को क्या आप गलत मानेंगे? तो गलत कैसे मानेंगे? हाँ, पावर का ट्रांसमिशन हो सकता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्यों 0 है, उसके पीछे ये कारण नहीं है। ये तो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह है। रेसिस्टिविटी 0 है क्योंकि उनका अरेंजमेंट इस तरह से आइडियल हो चुका है, उनके आयंस का, मेटल आयंस का, कि इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो उसको कोई विरोध नहीं मिल रहा है, वो एकदम निकल जा रहा है बिना किसी कॉलिजन के सुपर कंडक्टर में। ये होगा कारण, तो ऐसा कोई कारण तो स्टेटमेंट में दे नहीं रहा है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेंट है अपनी अपनी जगह पे। 40, a potentiometer of longer length is used for accurate measurement। हाँ, ये तो सही है। क्या होगा उससे? पोटेंशियोमीटर बाय द वे अभी सिलेबस में नहीं है, पहले था और आगे भी फिर आ सकता है, अलग बात है। ज्यादा लंबा वायर लेंगे तो जो वोल्टेज ड्रॉप था वो पूरे इतने पे होगा, इतने वायर पे होगा, तो आप थोड़ा थोड़ा जगह पे अगर कुछ चिपका के आप चेक करेंगे कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये सही दिखाएगा क्योंकि ये बड़े पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप थोड़ा सा आपके हाथ से इधर उधर अगर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही छोटा वायर रहता तो फर्क पड़ जाता। इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट होगा अगर आप वोल्टेज को ज्यादा बड़े वायर पे ड्रॉप करा रहे होंगे तो। potentiometer of longer length, the potential gradient for a potentiometer of longer length with a given source of EMF becomes small। हाँ, यही तो कारण है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है डिवाइडेड बाई पर यूनिट लेंथ जो हो रहा है, ये पर यूनिट लेंथ जो ड्रॉप हो रहा है वो छोटा ड्रॉप होगा, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथ आप इधर उधर घसका भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो कारण है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा हो जा रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 41, a circular coil of radius R carries an electric current. The magnetic field due to the coil at a point on the axis of the coil located at a resistance R, छोटा r from the center of the coil such that। देखिए ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ये छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जगह कहीं लेंगे तो आप देखिए मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पे ले रहे हैं। कौन से पोजीशन पे? एक्सियल पोजीशन पे। और मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पे ले तब, ठीक है, डाइपोल की वजह से, या इधर ले तब, ठीक है। क्या आपको पता है कि दोनों जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करता है 1/, जो डिस्टेंस होगा यहाँ मैग्नेट से उसके आर क्यूब के, दोनों जगह। ये सिर्फ इसी पे क्या, इधर भी पूछता तो, क्योंकि आपको छोटा मैग्नेट सोचना है। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, अब ये क्या बात हुई? द मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा इसमें बताने वाला भी कोई बात है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये एक नाम आता है इसमें, और टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग इतना इतना नंबर ऑफ टर्न्स वेरी जाए। देखिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का वो n
नंबर ऑफ लूप्स है तो n हो गया, और आई ए होता है एक लूप के लिए, तो n आई ए हुआ। तो ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, करंट इन द कॉइल के और एरिया के, सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये रेडियस कह रहा है तो एरिया में क्या होता है, तो एरिया में रेडियस का स्क्वायर आएगा, पाई आर स्क्वायर। चार्ज पार्टिकल इंटर्स a magnetic field H with its initial velocity making an angle of 45 degree with H. The path of the particle will be, देखिए चार्ज पार्टिकल ऐसे घुसा फील्ड में, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे घुसा तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक फील्ड के परपेंडिकुलर v साइन थीटा और एक फील्ड के एलोंग v कॉस थीटा। जो परपेंडिकुलर होगा वो कहेगा सर्कुलर मोशन करो, ठीक है, और जो पैरेलल होगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वो ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स कितना लगता है, तो क्यू v क्रॉस बी, और क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल रहेगा तो जीरो हो जाएगा, इसके लिए मैक्सिमम होगा, तो ये कहेगा सर्कुलर मोशन करो, वो कहेगा आगे चलो, तो दोनों हो रहा होगा, तो इसलिए इनका पाथ ऐसे हो जाएगा, स्प्रिंग लाइक, स्प्रिंग लाइक कहे तब, या हेलिकल कह दे तब, ठीक है, एक ही बात होगा। तो हेलिकल पाथ है, जो नाउन यूज करेंगे उसके लिए वो हेलिक्स यूज करेंगे। यहां पे आप रेडियस भी बता सकते हैं, ध्यान रखिए, ये क्यू, ये वाला जो पार्ट है इनका, वो कह रहा होगा सर्कुलर मोशन करो, तो इनका रेडियस निकाल सकते हैं इस हेलिकल पाथ का। कैसे, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी सर्कुलर मोशन करा रहा होगा वो v साइन थीटा होगा, ठीक है, और ये b से मल्टीप्लाई होगा, टोटल फोर्स निकलेगा, और ये बैलेंस कर रहा होगा, ये बैलेंस कर रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो आप कहेंगे v साइन थीटा एक बार फिर से, यानी एम बी स्क्वायर बाई आर। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा मरा, ये स्क्वायर मरा, एक साइन थीटा बच गया, तो यहाँ पे भी आप रेडियस बता सकते हैं कि वो हो जाएगा क्यू, अच्छा v से भी कट गया, क्यू बी साइन थीटा, और एक भी बच जाएगा यहाँ, क्या लिख रहा हूं मैं, आते हैं यहाँ, फ्रेश लिखिए, क्यू वी साइन थीटा बी, ये मैग्नेटिक फोर्स हुआ, ये बैलेंस करेगा एम बी स्क्वायर बाई आर को, v क्या है, तो v साइन थीटा का स्क्वायर बाई आर, आर को उधर ले जाइए, उसको नीचे लाइए, m हो गया, ये भी से एक भी मरेगा, एक भी बच जाएगा, एम भी साइन थीटा, एक साइन थीटा इधर बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्यू बी। अगर साइन कॉस का मामला नहीं आता तो रेडियस एम भी बाई क्यू बी होता है, ये बात मशहूर है, लेकिन अगर उसका मामला ला दिया तो ये कुछ और v की जगह v साइन थीटा ले लेगा, ठीक। तो यहाँ पे ऊपर नीचे में हमसे गड़बड़ हो रहा था, वहां को देख लीजिए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट, पार्टिकल फिजिक्स में साइक्लोट्रॉन का एक बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप छोटे छोटे पार्टिकल से डील कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इतना वो नहीं देखा जा सकता है, एटम को तो मुश्किल से देखा जा सकता है, वो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमेशा उसको किसी दूसरे चीज से टक्कर करेंगे या आपस में टकराएंगे, कुछ करेंगे, फिर देखेंगे जो पार्टिकल बना उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे लेंगे या और दूसरे उपाय से उनको कैच करेंगे, ठीक है, ऐसा कैमरा सेट करेंगे जो कैच करेगा और तब मुझे बताएगा। तो
पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का ही मुख्य रोल है पार्टिकल फिजिक्स में, ठीक। और उसके लिए एक्सेलरेटर जिस डिवाइस पे बेस्ड होता है वो साइक्लोट्रॉन है, और साइक्लोट्रॉन जो है वो आयंस यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स एटसेट्रा इन सबको ये करेगा। आयंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज पार्टिकल, आयन भी खुद चार्ज पार्टिकल है, इसके अलावा कुछ हो सकते हैं जिनको आप आयन ना कहते हो, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल। तो इन सबको आप एक्सेलरेट कराएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है कि उसको छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएंगे वो इतना जल्दी, इतना हाई स्पीड पकड़ लेगा कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को पहुंच रहा होगा, और उसके वजह से उसका मास अब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में चला जाएगा, और उसके वजह से मास इतना बढ़ जाएगा कि फिर उसको आगे एक्सेलरेट कराना संभव नहीं है। तो जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की तरफ बढ़ने लगे चीज़ें, उनको एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं, इतना ना फास्ट हो जाएगा वेलोसिटी इनका, तो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो है पॉजिट्रॉन, इसको भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी सब जिसके पास मास थोड़ा ठीक ठाक है उन सबको करेंगे। न्यूट्रल पार्टिकल को नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज चाहिए, तो इसको भी नहीं कर सकते हैं। तो पॉजिटिव आयंस को बिल्कुल कर सकते हैं, नेगेटिव आयंस को बिल्कुल कर सकते हैं। तो सी और डी दोनों आंसर होगा। पार्टिकल क्वेश्चन नंबर 46 में अल्फा पार्टिकल इन प्रोटॉन ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। जैसे ही फील्ड में घुसा, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो वो सेकंड स्टेप था जो पहले बात हो गई। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप पहले ही परपेंडिकुलर ही मार रहे हो, तो ये गया, बाहर से मारोगे तो आधा सर्किल बना के बाहर निकल जाएगा। अंदर में ही अगर प्रोजेक्ट किए हैं तो सर्किल बना के घूमता रहेगा। एनीवेज सर्किल जो बनेगा उसमें मैग्नेटिक फोर्स mv²/r को बैलेंस करेगा। v से v काट दीजिए, r बराबर mv/qb। कौन किसको बैलेंस करेगा आप इसे याद रखें तो सही होगा। कौन किसको बैलेंस कर रहा है ये आप याद रखिए, फिर भाग गया। और यहां से ये रिलेशन निकल के आया है, उससे फायदा ये होगा फायदा ये होगा कि अब आपको कुछ भी कहेगा निकालने के लिए तो आप निकालेंगे। सिर्फ रेडियस क्यों निकालेंगे? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है टाइम पीरियड निकालिए, तो वो 2πr बाई वेलोसिटी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो वो उलट देंगे। तो रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। v का वैल्यू यहाँ से डाके वहाँ लेके चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन कह रहा है, तो उनका चार्ज आर अल्फा, बोलो, प्रोटॉन के 4 गुना भारी होता है, वेलोसिटी सेम दे रहा है, डिवाइडेड बाय चार्ज प्लस 2e होता है उस पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और आर प्रोटॉन मास इनटू वेलोसिटी, चार्ज ये b, डिवाइड कर दीजिए, ये सब कट जाएगा। 4 ये तो पूरा ही गया, 4/2 यानी कि 2/1 आंसर। 47 the earth's magnetic field is at a given point is, कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट है तो फिर अब यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे, दिया है ठीक है। दिस फील्ड इज टू बी एनल्ड, एनल्ड का मतलब कैंसिल करना, एनल्ड मतलब वहां पे नेट फील्ड जीरो करना है, मतलब जो है उसको कैंसिल करना है। तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आप दूसरा फील्ड दे देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे पॉइंट को कभी कभी न्यूट्रल पॉइंट कह देते हैं। बाय मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस इतना, द करंट रिक्वायर्ड टू बी फ्लोन इन द लूप इज, सिंपल क्वेश्चन है, जो लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो μ0I/2r होगा, और ये कैंसिल कर रहा होगा ये वाले b को,
मतलब उसके उल्टा लगा देंगे, तो वो वाले बी का वैल्यू यहाँ डालिए, म्यू नॉट है। करंट पूछ रहा है आपसे रेडियस देके। A closely wound flat circular coil of 25 turns wire has a diameter of इतना and carries a current of 4 ampere. Determine the flux density. Flux density कुछ नहीं है, दूसरा नाम है मैग्नेटिक फील्ड का। आप जानते हैं बी ए होता है फ्लक्स, तो बी बराबर फ्लक्स बाई एरिया। क्या ये फ्लक्स डेंसिटी नहीं है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो कुछ नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है सेंटर ऑफ द कॉइल, और आप जानते हैं वो म्यू नॉट आई बाई 2r, अभी भी बात हो रही थी, और n नंबर उसके लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे। Two streams of protons move parallel to each other in the same direction, then they, देखिए स्ट्रीम्स यानी झुंड ऑफ प्रोटॉन जा रहा है, ठीक है। प्रोटॉन का झुंड जा रहा है, ध्यान दीजिए ये सब जगह पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, सब पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, नीचे भी पॉजिटिव चार्ज के बहुत सारे पार्टिकल जा रहे हैं। अब देखिए ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में, और उसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत सुंदर माना जाएगा कि जैसे ही चार्ज चल रहा है आपके दिमाग में करंट आएगा, तो आप कहेंगे कि सर इधर I1 है तो इधर भी I हो जाएगा, चूंकि दोनों वही है, जो करंट है दोनों सेम हो जाएगा, और दोनों करंट का डायरेक्शन ये होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब आप कहेंगे कि जो पैरेलल करंट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, और एंटी पैरेलल होता तो रिपेल करता। तो पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, वो भी आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक। वो क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसका फील्ड उस पे लगता है और उसका फील्ड इस पे लगता है, इसके वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स लगा के। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। यहां पर देखिए, क्या ये न्यूट्रल वायर है, क्या ये तार है, क्या न्यूट्रल है, क्या नहीं, ये है क्या, नहीं, चार्ज पार्टिकल्स है। तो चार्ज पार्टिकल्स है तो आपस में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएंगे ना, और याद रखिएगा जब दोनों फील्ड आ जाए कहीं पर भी, जब तक ये स्पेशल केस बना के आपको ना दिया जाए, तब तक आपको सीधे कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने मैग्नेटिक फील्ड की औकात बहुत छोटी होती है, ठीक, बहुत कमज़ोर होता है मैग्नेटिक इंटरैक्शन इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन के सामने। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन आ गया, वो इतना मजबूत होगा कि उसके सामने, उसके वजह से जो करंट है, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके वजह से जो अट्रैक्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट फोर्स इलेक्ट्रिक होगा और पॉजिटिव सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये सब भागने लगेगा एक दूसरे से दूर, ये इस तरह से फैल जाएगा आगे जाके। इधर से अगर आप मारे हैं तो आगे जाके सब फैलेगा, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स भारी पड़ेगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता तब एकमात्र कौन होता? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, वो कमजोर ही होता, लेकिन वही ना होता तो अट्रैक्शन होता, ठीक। तो ऐसा अगर सीधे कंपैरिजन के लिए बोले तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत मजबूत है, जब तक कि अलग से बोले नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड को हमने बहुत अलग से दूसरा करंट देके स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तब कंपेयर कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस करंट की वजह से, जहां पर खुद चार्ज के चलने की वजह से चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। इफ अ करंट इज पास्ड इन अ स्प्रिंग देन, देखिए स्प्रिंग को आप बहुत सारे लूप की तरह इमेजिन कर सकते हैं, तो करंट का डायरेक्शन सेम होगा, तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब इनका नॉर्थ इधर तो इनका नॉर्थ इधर, तो उल्टा इधर साउथ तो उल्टा इधर साउथ। आप जरा देखिए तो
ये नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, कहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, तो लूप सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो जो स्प्रिंग इस तरह से था, आप अगर करंट फ्लो कराएंगे तो इसके लूप्स थोड़े पास पास आ जाएंगे। थैंक यू, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।